हेलो बच्चों, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हर्ष, आपका बिजनेस स्टडीज का मेंटर, एक बार फिर से आपके सामने आ चुका हूं और आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए ये होने वाली है, जहां पे आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से जो बच्चे अभी अभी 11th क्लास से निकल के आए हैं 12th क्लास में और जो सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयर करेंगे इस साल, या जो बिल्कुल बोर्ड्स में फोकस करके अपनी तैयारी को करना चाहते हैं ताकि 90 प्लस 95 प्लस जो भी उनका टारगेट है वो अचीव कर सके। तो आज की वीडियो ऐसे बच्चों को मतलब समर्पित है जो बच्चे बोर्ड्स की तैयारी प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं, कोई भी चांस नहीं लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स अपने स्कोर करना चाहते हैं। और लाइफ के इतने अच्छे साल को कैसे उस लाइफ के इतने अच्छे साल में कैसे पढ़ाई की जाए, और खासकर बिजनेस स्टडीज की आज मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि एक बहुत ही अहम हिस्सा और एक बहुत ही अटूट हिस्सा है आपके कॉमर्स का। भाई कॉमर्स में 3 ही सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स। और बीएसटी बच्चों को इस वजह से भी ज्यादा पसंद होता है क्योंकि बीएसटी में स्कोर करना आसान हो जाता है, थ्योरेटिकल है, गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। तो बच्चों आज उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं, जहां पे आपको 2023 और 2024 का जो सेशन होने वाला है, कैसे अप्रोच होना चाहिए बोर्ड्स के एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स स्कोर करने का। और एक चीज, सेशनल हो, फिर उसके बाद दूसरा सेशनल हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो, प्री बोर्ड 1 हो, प्री बोर्ड 2 हो, और चाहे फिर बोर्ड्स का एग्जाम हो, यह वीडियो पूरे साल भर के लिए काम आएगी। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं और आपको यह बताता हूं आज सबसे पहले कि क्या हमारा बिजनेस स्टडीज का पेपर पैटर्न होता है। तो बिजनेस स्टडीज का पेपर, अकाउंट्स का पेपर, इकोनॉमिक्स का पेपर, सारे ही पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। बिजनेस स्टडीज में 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जो कि आपका बोर्ड्स के टाइम पे होगा और आपके स्कूल में आपको बताया जाएगा कि भाई कैसे आपको प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है, कैसे फाइल वगैरह बनानी है, वो असाइनमेंट आपको स्कूल से मिलेगा। तो भाई यहां पे 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो बेटा प्रैक्टिकल के बारे में किसी और दिन बात करेंगे कि क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है एक्सटर्नल वाइवा जो लेने आ रहा है उसके सामने, एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने, किस प्रकार से ऐसा इमेज बना दे एग्जामिनर के माइंड में कि आपको 20 नंबर देने के लिए वो मतलब बेचैन हो जाए, एकदम दे ही दे आपको 20 नंबर। तो उसके बारे में किसी और दिन हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी वो दिन दूर है जब आपका बोर्ड्स का वाइवा होना हो, अभी तो लगभग 7, 8, 9 महीने हैं। ठीक है भाई, अभी बात करते हैं इन 80 मार्क्स की। तो बच्चों 80 मार्क्स का पेपर आएगा आपका, जो आपको लिखना होगा। और 80 मार्क्स के पेपर में 40 मार्क्स अगर मैं देखूं, जो मैंने रिसर्च की है उसमें यह पाया है कि 40 मार्क्स के आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन और 40 मार्क्स के आते हैं केस स्टडीज। अब बच्चे पूछेंगे सर 40 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन का क्या मतलब है? क्या आप एमसीक्यू की बात कर रहे हो? क्या आप 3 नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? क्या आप 4 नंबर वाले या 6 नंबर वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? बच्चों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां मैं क्वेश्चन नंबर के हिसाब से डिवाइड नहीं कर रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि 80 मार्क्स का पूरा पेपर है, 40 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के आते हैं भाई डायरेक्ट क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू के हो, चाहे वो 3 नंबर के हो, 4 नंबर के हो, 5 नंबर के हो, 6 नंबर के हो, फर्क नहीं पड़ता। 40 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन केस स्टडीज के नहीं आते हैं। 40 मार्क्स की भाई आपकी केस स्टडी आती है। तो ये हो गया बेटा आपका पेपर पैटर्न। और अब आपको स्कोर करने का टारगेट रख लेना है 95 या 90 प्लस। और अब बेटा बात करते हैं चैप्टर वाइज वेटेज की, कि कौन सा चैप्टर क्या वेटेज रखता है बोर्ड्स के एग्जाम में। तो भाई अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट आता है बेटा 6 नंबर का। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करता हूं तो 7 नंबर का। बिजनेस एनवायरनमेंट आपका 4 नंबर का। और ये मैंने इंडेक्स के हिसाब से लिखा हुआ है, जब आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो कुछ इसी क्रम में आपके चैप्टर लिखे होंगे। ठीक है भाई, तो मैनेजमेंट बेटा 6 नंबर का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 7 नंबर का, बिजनेस एनवायरनमेंट 4 नंबर का, प्लानिंग आपका 6 नंबर का, ओके, ऑर्गेनाइजिंग 8 नंबर का, स्टाफिंग 7 नंबर का, डायरेक्टिंग 8 नंबर का, कंट्रोलिंग 4 नंबर का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 8 नंबर का, और आपका सबसे बड़ा चैप्टर मार्केटिंग 11 नंबर का, फाइनेंशियल मार्केट 7 नंबर का, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका आता है बच्चों 4 नंबर का। तो ये जो है अगर आप टोटल करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये 80 बैठेगा। देखिए ये एक अप्रोक्सीमेशन है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं बट उससे ज्यादा आगे पीछे नहीं होगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 7 नंबर का आएगा, तो हो सकता है 8 का आ जाए, हो सकता है 6 का आ जाए, 1 नंबर आगे 1 नंबर पीछे, 10 से ज्यादा का तो नहीं आएगा, ये कंफर्म है कि हाँ ये ऐसा नहीं होगा कि 12 नंबर का आ जाए, 14 नंबर का आ जाए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपका 7 है तो चलो 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, लेकिन ये आपको एक बहुत अच्छा आइडिया देता है कि किस चैप्टर में कितनी मेहनत करनी चाहिए। वैसे बेटा मैं आपसे ये कहूंगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, है ना, आपको हर चैप्टर में पूरा ध्यान लगाना है, पूरे चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि पेपर कहां से बन जाए, किस चैप्टर के किस कोने से पेपर बन जाए ये हमको पता नहीं है। तो इसलिए पूरा चैप्टर पढ़ना है
और वेटेज मैंने आपको बता दी कि हर चैप्टर से इतने इतने मार्क्स का पेपर बनता है। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो अब बात करते हैं बच्चों कि पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और चॉइस होती है या नहीं होती है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बच्चे पूछते रहते हैं अक्सर। तो बच्चों देखते हैं, 1 मार्क के अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं कि सर 1 मार्क के कितने क्वेश्चन आएंगे, मतलब एमसीक्यू, बेसिकली एमसीक्यू। तो बेटा एमसीक्यू आने वाले हैं 20 क्वेश्चंस, और यहां पे कोई भी चॉइस आपको नहीं दी जाएगी। आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन करने ही करने हैं बिना किसी रुकावट के। तो भाई यहां पे आपको कोई भी चॉइस नहीं मिल रही है। अगर मैं बात करता हूं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो 3 मार्क वाले 4 क्वेश्चंस आएंगे, और यहां पे आपको 2 क्वेश्चंस में चॉइस दी जाएगी। मतलब 2 क्वेश्चन में कहा जाएगा कि भैया या तो ये कर लो या तो ये कर लो। ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं तो 4 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, और यहां पे भी आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस दी जाएगी। अगर मैं आपसे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करता हूं तो 4 क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स वाले, और यहां भी आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस दी जाएगी। और सबसे ज्यादा समय बच्चों को इसी 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को करने में लगता है। ठीक है भाई, कि क्योंकि 6 मार्क्स के हैं तो वेटेज भी ज्यादा है और लिखना भी ज्यादा पड़ेगा। अब बेटा अगर आप टोटल कर लेते हैं, जैसे 1 मार्क वाले 20 क्वेश्चन तो 20 मार्क्स, 3 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन तो 12 नंबर यहां से, 4 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन 24 नंबर यहां से, और 6 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन तो 24 नंबर यहां से। टोटल करेंगे तो 80 नंबर का पेपर आपका बन गया। अब इसमें वही मैंने बताया था कि 40 नंबर के आते हैं केस स्टडीज और 40 नंबर के आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, जो आपसे डायरेक्टली पूछ ले जाएंगे, या मिनी केस स्टडीज, स्मॉल केस स्टडी। बता दिया हाँ भाई श्याम नाम का बंदा था, यहां गया इस दुकान पे उसने सामान खरीदा, उसको ठगा गया, उससे पैसे ज्यादा ले लिए गए, तो अब बताओ कौन से राइट का इस्तेमाल करेगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से मतलब मिनी केस स्टडी के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका पूरा का पूरा पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको चैप्टर वाइज वेटेज बता दिया, मैंने कितना प्रैक्टिकल का नंबर रहेगा ये सारी चीजें आपको बता दी। और अब बात करते हैं जो बच्चों की खास प्रॉब्लम होती है कि सर क्या किस तरीके से 11th में जो चीजें हमारे साथ होती आई हैं उनको हम ओवरकम करके 12th में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। और अगर जो बच्चे कह रहे हैं कि सर 11th में बीएसटी पढ़ के तो हमें बहुत ही मजा आया, बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए, लेकिन बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आगे आने वाले इस साल में ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, तो क्यों ना इनके बारे में पहले ही आपको सचेत कर दूं, पहले ही आगाह कर दूं। ठीक है भाई, कि क्या प्रॉब्लम होंगे और इनके सॉल्यूशन के भी ऊपर बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर हमसे न्यूमेरिकल तो हो जाता है, हमसे अकाउंट्स हो जाता है, लेकिन हमसे थ्योरी रटी नहीं जाती है। और वो उनको पता नहीं किसने बता दिया है कि बिजनेस स्टडीज मतलब रटना, बिजनेस स्टडीज में रट लो। पता नहीं किन टीचरों ने ये कह दिया बिजनेस स्टडीज में रटना होता है, अगर लाइन बाय लाइन बुक का नहीं लिख के आओगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। सबसे पहली बात तो आपको रटना बिल्कुल नहीं है। बिजनेस स्टडीज इज ऑल अबाउट, कॉमर्स इज ऑल अबाउट रियल लाइफ। इकोनॉमिक्स क्या रियल लाइफ का पार्ट नहीं है? अकाउंट्स क्या रियल लाइफ का पार्ट नहीं है? आप क्या अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर करते हो? अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो बिना अकाउंट्स प्रिपेयर करे चल रहा है? नहीं चल रहा है बेटा, अकाउंट्स कोई ना कोई प्रिपेयर करता होगा बिजनेस में। ठीक है, देश की पूरी इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, फिर बिजनेस आता है बेटा धंधा कैसे किया जाए। तो रटने की क्या जरूरत है भाई, अपने रियल लाइफ में उसको जोड़ो, एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश करो। तो रटना बेटा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, थ्योरी याद नहीं रहती। तो बेटा थ्योरी याद करनी ही नहीं है। पहली बात तो आपको थ्योरी समझनी है, और समझेंगे कैसे बेटा? एक बात बताओ, ईयरफोन लगाते हो, गाना बजाते हो, बड़ी अच्छी म्यूजिक बजती है, याद करते हो गाना? आज क्या करूंगा, आज मैं सुबह उठ के गाना याद करूंगा, करते हो ऐसा? नहीं करते हो। गाने को बार बार सुनते रहते हो, गाना याद हो जाता है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। बट बेटा बस आपको वैसे ही करना है, आपको बार बार रीड करना है, आपको बार बार हमारे लेक्चर देखने हैं, बार बार क्लासें लेनी है, और आपको याद हो जाएगा। सेकंड आपका जो प्रॉब्लम है, केस स्टडीज। सर केस स्टडी हमको नफरत है केस स्टडी से, केस स्टडी आती है सर समझ ही नहीं पाते। चलिए इस प्रॉब्लम की बात डिटेल में करता हूं अभी। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो आती है प्रेजेंटेशन स्किल। सर आता भी है, केस स्टडी सॉल्व भी कर ली, ना जाने क्यों मैडम नंबर नहीं देती है। और उसका क्या कारण होता है बेटा कि आप आता तो है, केस स्टडी भी सॉल्व कर ली, लिख के नहीं आ रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत है। अंग्रेजी आपकी थोड़ी हो सकता है वीक हो, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत है, प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं कर रहे होगे। तो इसका सॉल्यूशन अभी दे देता हूं बेटा। इसका सॉल्यूशन क्या है कि पॉइंट में लिखना शुरू करो। अब यहां पे जब मैं कुछ समझा रहा हूं तो आपको पॉइंट में लिख के समझा रहा हूं, पैराग्राफ में नहीं लिखा हुआ है। पैराग्राफ में पढ़ना बोरिंग हो जाता है, एग्जामिनर के लिए भी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी। हमेशा अपने आंसर्स को पॉइंट में लिखे, हेडिंग में लिखे, फ्लो चार्ट बनाए, सुंदर सुंदर डायग्राम बनाए, नंबर देगा। ठीक है भाई, तो डायग्राम का, फ्लो चार्ट्स का, हेडिंग्स का इस्तेमाल करें
एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करें, प्रेजेंटेशन स्किल आपकी बेटर होती जाएगी। चौथी प्रॉब्लम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब बच्चे कहते हैं सर लैक ऑफ, हमको कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, आता भी है, पेपर में जा भी रहे बैठने, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अंदर से। बेटा कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ने से, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी अनोखा नहीं है भाई। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, ऐसा कहा जाता है। तो जब बेटा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपके नंबर धीरे धीरे इंप्रूव होंगे, आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। आप जिम जाएंगे, सोचेंगे मेरी बॉडी बन जाए, पहले दिन जाएंगे, डंबल डंबल उठाएंगे, बन जाए भाई, हो जाएगी बॉडी, बन जाएगी बॉडी? नहीं बनेगी ना, नहीं बनेगी ना। कांस्टेंट प्रयास करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, बिलीव एंड डिटर्मिनेशन के साथ बॉडी बनेगी। जैसे बॉडी बनाने में टाइम लगेगा, जैसे आपने साइकिल बचपन में चलाना सीखी होगी, एक ही दिन में सीख गए थे? नहीं ना, गिरे थे ना, ठीक है। तो बेटा वैसे ही पढ़ाई में भी होता है, आप धीरे धीरे शुरू करेंगे, धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे, धीरे धीरे एनसीईआरटी रीड करेंगे, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। अब बात करते हैं याद नहीं रहता है। मैंने आपको बताया बेटा याद नहीं रहता है, उसका क्या करना है? वीडियोस को बार बार सुनना है, जितना सुनेंगे याद हो जाएगा। याद करना ही नहीं है, रटना है ही नहीं, सिर्फ समझना है, अपने शब्दों में उसको बयान करके आना है पेपर में, दैट्स इट। अब आते हैं, चलिए बेटा सॉल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं। ये तो हो गई कुछ प्रॉब्लम, अब सॉल्यूशन। सबसे रामबाण उपाय आपके लिए क्या है? मैं अपने नोट्स दे दूं, काम चल जाएगा किसी बच्चे का? काम चल जाएगा, नंबर अच्छे नहीं आएंगे। नोट्स खुद के बनाइए। अगर आपके स्कूल में स्ट्रिक्टली नोट्स बनवाए जाते हैं, जैसे मेरे स्कूल में था कि स्ट्रिक्टली नोट्स बनवाए जाते थे, मैडम कॉपी चेक करती थी 12वीं तक, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा अगर नहीं बनवाए जाते हैं तो बनाइए। छूट मिली है इसका मतलब यह नहीं कि शक्तियों का आप गलत इस्तेमाल करें। नोट्स बनाए खुद की लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता है, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। जिसमें मन कहे लिखिए, बस लिखिए। जो आपको समझ में आ रहा है, आपको टीचर ने कुछ बताया, कुछ हम लोगों ने बताया, कुछ आपने अपने शब्दों में लिखा, तो नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं। एग्जाम से एक दिन पहले किताब इतनी मोटी खोल के नहीं बैठ पाओगे, तुम्हारे नोट्स ही तुम्हारे काम आएंगे। ओके, अब बात करते हैं बच्चों हेडिंग की। हेडिंग में लिखना शुरू करो, हेडिंग याद करना शुरू करो, अंदर का अपने आप याद हो जाएगा, अंदर का याद हो जाएगा। और याद होने के बाद, समझने के बाद उसको अपने शब्दों में अंग्रेजी में लिख के आओगे, खत्म कहानी, नंबर मिल गए। फ्लोचार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, हेडिंग्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। जैसे मैंने यहां पे कुछ हेडिंग्स, कुछ पॉइंट वाइज चीजें लिखी हैं। केस स्टडी के लिए क्या करें? बस केस स्टडी सामने आई, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ा। अब मान लो कि बात हो रही है प्लानिंग के प्रोसेस की, तो आप समझ गए कि ये प्रोसेस जो है वो प्लानिंग की है। आपने तुरंत चैप्टर को रिकॉल कर लिया कि भाई कौन सा चैप्टर है, हमारा चैप्टर जो है वो प्लानिंग है, और आप बाकी सारे चैप्टर भूल चुके हो, है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान आ रहा है? प्लानिंग पे। फोकस किस पे? प्लानिंग पे। और फिर आपको कंसेप्ट पे ध्यान आना है कि प्लानिंग की प्रोसेस की बात हो रही, चलो जल्दी जल्दी भाई लिखना शुरू करो। तो केस स्टडी सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, केस स्टडी को सॉल्व करिए, चैप्टर पहचानिए किस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर देनी है। अच्छा, फिर आते हैं बेटा चौथा जो आपके लिए टिप है, मेरे लिए सॉल्यूशन। आपने भाई आपका था ना प्रॉब्लम कि सर याद नहीं रहता है, क्या करें? एनसीईआरटी आपके लिए रामबाण है। रीड करिए, ओनली रीडिंग। इंग्लिश में कहानी किताब पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, हिंदी में रीड करिए बेटा। रीड करने से सब कुछ हो जाएगा बिजनेस स्टडीज में, और भरोसा करके देखिए, रीड करना शुरू करिए। सैंपल पेपर अभी तो लगाने का टाइम नहीं है आपका, क्योंकि अभी आप अपने साल की शुरुआत कर रहे हो, लेकिन 2-4 महीने जब पढ़ते हो जाए तो सैंपल पेपर लगाना शुरू कर दीजिएगा। गलतियां होंगी, 80 में से 20 नंबर भी आएंगे, 80 में से 40 भी आएंगे, लेकिन घबराने का नहीं। सैंपल पेपर लगाते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो, और हमारी वीडियोस को देखते रहो, तुम्हारा फायदा हो जाएगा अपने आप, ठीक है। और अब आज से बच्चे कहेंगे सर इतना तो बता दिया, लेकिन आज से पढ़ाई कैसे शुरू की जाए? मुझे बच्चे एक चीज बताओ, चलो कैलकुलेट ही कर लेते हैं, आपके सामने कैलकुलेट कर लेता हूं कि भाई अगर मैं बात करता हूं कि आज जो है हमारा मान लो जून का महीना चल रहा है, तो आज जून के महीने में हम कैसे पढ़ाई शुरू कर सकते हैं? तो आज जो महीना चल रहा है वो जून का है, और मैं कहता हूं कि भाई हमारे पास टाइम है दिसंबर तक का, ठीक है। मतलब कितने महीने हो गए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे पास 7 महीने हो गए, 7 महीने। और अगर मैं ये कर लेता हूं कि भाई 7 महीने में 30 दिन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो हमारे पास जो दिन निकल के आते हैं बच्चों, वो निकल के आते हैं 210 दिन, ठीक है भाई। अब 210 दिन में संडे वनडे भी निकाल लो, ठीक है। और 210 दिन में मैं कहता हूं बेटा कि आपने एक चैप्टर 10 दिन में खत्म किया,
आपने एक चैप्टर 10 दिन में खत्म किया। तो कितने चैप्टर हैं भाई आपके? चैप्टर है भाई 8 उधर है और 4 इधर, 12 चैप्टर है। तो 12 चैप्टर आपने खत्म कर दिए। मैं कहता हूं एक चैप्टर आपने 10 दिन में खत्म किया, ठीक है, 10 डेज में, तो कितना हो गया? तो हो गया भाई 120 दिन। अब लो, अभी भी आपके पास 80 इधर और 10 इधर, 90 दिन का समय बच रहा है। तो 90 दिन बेटा कुछ पढ़ाई नहीं करोगे तो भी काम हो जाएगा, पहली चीज। अब मैं ये नहीं कहूंगा कुछ पढ़ाई मत करो, लेकिन इसके बीच में सेशनल भी होंगे, इसी के बीच में आपका हाफ ईयरली भी होने वाला है, इसी के बीच में आपका प्री बोर्ड भी होगा, इसी के बीच में 15 अगस्त भी आएगा, गर्मी की छुट्टी भी हो सकता है आपकी हो जाए उसी में, है ना, या हो सकता है भैया ठंडी की छुट्टी हो जाए, कोई और फेस्टिवल हो गया, होली दिवाली हो गई, तो बेटा ये सारी छुट्टियों को भी निकाल दोगे, नहीं भी पढ़ोगे। अगर 10 दिन में एक चैप्टर भी खत्म करते हो बिजनेस स्टडीज का, 120 दिन में काम खत्म, सिलेबस निपटा दिया आपने। अच्छा सर बाकी दिन क्या करेंगे? बाकी दिन के लिए मैं बताता हूं आपको। बाकी दिन आपको क्या करना है बेटा, एक बात ये समझ लीजिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बोर्ड्स में आपने एक बार पढ़ा और आपका पेपर निपट गया, तो आप गलतफहमी का शिकार है। 11th में ऐसा चल गया होगा, मैं एकदम ट्रू बात आपको बता रहा हूं। एट लीस्ट बिल्कुल मिनिमम, अगर मैं मिनिमम पढ़ाई की बात करता हूं बेटा, तो आपको बिजनेस स्टडीज एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करनी पड़ेगी। 3 बार रिवाइज करने का टारगेट बनाइए इस साल, ठीक है, 3 बार। और मैं बताता हूं आपको आपके स्कूल में क्या होगा, सेशनल में आपके 4 ही चैप्टर आएंगे, ठीक है, फिर आपका हाफ ईयरली होगा तो हो सकता है 8 चैप्टर आ जाए, आपका स्कूल आपको कोर्स दे देगा। फिर जब प्री बोर्ड होगा बच्चा, तो प्री बोर्ड में आएंगे 12 के 12 चैप्टर। तो प्री बोर्ड से पहले 2 बार तो ये रिवीजन हो गया, एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा, काम आपका खत्म। उसके बाद दिसंबर, अभी मैं दिसंबर तक की बात कर रहा हूं, दिसंबर तक मैंने जो महीने गिने थे ये दिसंबर तक गिने थे कि भाई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च, अभी भी 3 महीना बच रहा है आपके पास। अभी तो मैंने 3 महीने की बात ही नहीं की, अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 7 महीने की बात की। 7 महीने में मजे मजे से पढ़ेंगे। मैं कभी किसी बच्चे को नहीं कहता कि लोड लेके पढ़ो, मत पढ़ो लोड लेके, यार आराम से पढ़ो। 210 दिन है, 120 दिन का टारगेट दिया, 90 दिन खेलो कूदो ऐश करो, ठीक है ना। स्कूल जाओगे, स्कूल से थक के आओगे तो क्या पढ़ने बैठ जाओगे? खेलो कूदो मौज करो, बीच बीच में पढ़ते रहो। पर ये टारगेट बना लो बेटा कि एक बिजनेस स्टडीज का चैप्टर जो है वो 10 दिन के अंदर खत्म करना है बस। अब दिवाली भी 4 दिन की पड़ जाए तो बाकी 6 दिन पढ़ लेना भाई, ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा हूं। और इसके साथ बेटा आपका जो अलग 3 महीने बचेगा ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ बेटा गांठ बांध लो इस बात को कि जनवरी फरवरी, जैन फेब और मार्च कुछ मत करना बेटा, ओनली रिवीजन करना। वो बच्चे जो जनवरी फरवरी मार्च में किताब उठाना शुरू करेंगे आपके अगल बगल, वो अपने लिए खतरा खुद बना रहे हैं, गड्ढा खुद खोद रहे हैं। दिसंबर से पहले सारे सिलेबस को निपटा दो, जनवरी फरवरी मार्च मौज में रहो, सीधी सी बात है। तो बच्चों ये हो गई मेरी तरफ से स्ट्रेटेजी जो आपको बिजनेस स्टडीज के लिए है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा जान के। सारे एग्जाम के वेटेज, आपके हर चैप्टर के वेटेज के बारे में मैंने आज बात की। आपके क्या पढ़ाई करनी चाहिए आपको इन दिनों में, वो आपको मैंने भाई बता दिया। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हम लोग किस तरीके से आपकी हेल्प करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। इसी के अलावा मैंने आपको बता दिया बेटा कि क्या क्या एग्जाम पैटर्न होता है, कितने मार्क वाले कितने क्वेश्चन आते हैं, किसमें चॉइसेस होती हैं और क्या क्या नंबर आते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप एक बार वीडियो दोबारा रिकॉर्डिंग एक बार देख सकते हो, ठीक है भाई। तो बच्चों चलिए बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, और आई होप कि आप लोग को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको कॉमर्स के बारे में सारी चीजें मिलती रहे, ठीक है भाई। और इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, अपने स्कूल के दोस्तों के बीच में, या आपके जो भी दोस्त यार हो जो कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। सारी चीजें मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दी हैं। तो बच्चों चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारी वीडियोस को, और ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।